हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटॉम्स इन एनी यूनिट सेल, इन सभी टॉपिक्स पर आधारित होगा। पिछले क्लास लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बतलाया। उन सभी कॉन्सेप्ट का भी आज के क्लास में उपयोग होने जा रहा है जो आप प्रॉब्लम बनाने के दौरान करेंगे। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इस बात को जरा समझा जाए। किसी भी स्फीयर, किसी भी पार्टिकुलर स्फीयर के अराउंड जितने स्फीयर कांटेक्ट में होते हैं, जैसे हमने इसको अपना पार्टिकुलर स्फीयर माना, तो इसके कांटेक्ट में जितने स्फीयर होंगे, जितने स्फीयर कांटेक्ट में होंगे, उसकी संख्या को, उसके नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर विच आर इन कांटेक्ट विथ एनी स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कितना देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां 7 स्फीयर के कांटेक्ट में है ये पार्टिकुलर स्फीयर X, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 7 होगा। एक बार फिर से इसी चीज को समझते हैं। यहां एक स्फीयर का रो है, यह है दूसरा रो और यह है थर्ड रो, सेकेंड रो, फिर थर्ड रो। और हम इस स्फीयर M के अराउंड टोटल नंबर ऑफ स्फीयर देखेंगे जो कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है और ये स्फीयर है। ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये और ये कांटेक्ट में नहीं है। तो जो कांटेक्ट में है बस उसकी संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ स्फीयर्स अराउंड एनी स्फीयर्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विथ दैट स्फीयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी स्फीयर के अराउंड जितने स्फीयर कांटेक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं, उसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए। अगर आपका क्रिस्टल आयनिक है, सपोज दैट आप आयनिक क्रिस्टल का स्टडी कर रहे हैं, तो किसी निगेटिव चार्ज वाला सपोज दैट आयन है और इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज वाले आयन प्रेजेंट हैं, तो इन सभी अपोजिटली चार्ज वाले आयन की संख्या को भी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी निश्चित है कि निगेटिव आयंस के चारों ओर पॉजिटिव आयंस होंगे और पॉजिटिव आयंस के चारों ओर निगेटिव आयंस होंगे, तो अपोजिटली चार्ज आयंस की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। इन आयनिक क्रिस्टल द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस सराउंडिंग ए पार्टिकुलर आयंस, ये एक पार्टिकुलर आयन था, इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयंस ये सभी है, तो इसकी संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाने। NCERT problem number 1.8. How many lattice points are there in one unit cell of each of the following lattice? इन सभी लैटिस में जो दिया गया है आपको लैटिस पॉइंट निकालना है। तो लैटिस पॉइंट निकालने से पहले जल्दी आप पिछले क्लास लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट का स्टडी के जवाब दीजिए। FCC में एटम कहां होता है? कॉर्नर के अलावा फेस पर। BCC में कहां होता है? कॉर्नर के अलावा बॉडी में। सिंपल क्यूबिक में कहां होता है? केवल कॉर्नर पर। और ECC में कहां एटम होता है? कॉर्नर के अलावा दो अपोजिट फेस या दो अल्टरनेट फेस पर। तो अब आप प्रॉब्लम बनाएंगे बहुत ही इजी वे में, क्योंकि हम आप लोग को 3 डायमेंशनल फिगर को दिखाकर इस पीछे के 5 क्लास लेक्चर से आपके इस सॉलिड स्टेट के पढ़ाई को बहुत ही आसान बना चुके हैं। और आप इस प्रॉब्लम के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना आसानी हो रहा है आप लोगों को समझने में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में लैटिस पॉइंट निकालना है। तो देखा जाए फेस सेंटर्ड
मतलब आप क्या समझ रहे हैं? फेस सेंटर्ड का मतलब एटम कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पर तो होगा ही एटम, और कॉर्नर के अलावा कहां होगा? फेस पर। तो कॉर्नर के अलावा फेस पर, तो ये है फेस, ठीक है, ये है फेस और ये, तो टोटल 8 कॉर्नर और 6 फेस। तो कितने लैटिस पॉइंट हुए? 8 कॉर्नर और 6 फेस से 8 कॉर्नर से लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? ए प्लेस और पोजीशन वेयर पार्टिकल, एटम्स और आयंस आर प्रेजेंट इन एनी क्रिस्टल लैटिस। किसी क्रिस्टल लैटिस में जहां एटम, मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो ये लैटिस पॉइंट आप देख रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट, इसमें 8 कॉर्नर से आ रहा है, कॉर्नर पर एटम है, और 6 फेस पर टोटल हुआ 8 + 6, यानी टोटल 14 लैटिस पॉइंट हुए। तो इसी तरह से हम फेस सेंटर टेट्रागोनल में भी लैटिस पॉइंट निकालेंगे। तो टेट्रागोनल हो, रोम्बोहेड्रल हो, मोनोक्लिनिक हो, ट्राइक्लिनिक हो, अगर फेस सेंटर्ड है तो एटम पार्टिकल कहां मिलेगा? कॉर्नर के अलावा फेस पर। तो निश्चित तौर पर इसके लिए भी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 8 + 6 होगा, 8 कॉर्नर से और 6 फेस से। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का बात करते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में यह है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जब एटम होगा प्रेजेंट, तो निश्चित है कि 8 कॉर्नर पर होगा, 8 कॉर्नर पर होगा। सपोज दैट क्यू टाइप का एटम यहां प्रेजेंट है और पी टाइप का, तो ये मॉडल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हुआ। अब आप बता सकते हैं कि यहां लैटिस पॉइंट कितने हुए? तो यहां लैटिस पॉइंट हुआ 8 कॉर्नर से और 1 बॉडी सेंटर्ड में स्थित एटम से, तो टोटल 9 लैटिस पॉइंट हुआ। तो इस तरह से आप तीनों प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका आंसर कंप्लीट करना है, ध्यान दिया जाए। तो फेस सेंटर्ड प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इक्वल क्या हो जाएगा? फेस सेंटर्ड के नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 8 कॉर्नर से और 6 फेस से, यानी टोटल 14। और अब प्रॉब्लम नंबर सेकंड का आंसर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 8 कॉर्नर, इसमें भी एफसीसी है, तो 8 कॉर्नर पर रहेगा एटम और 6 फेस पर, तो यहां भी लैटिस पॉइंट की संख्या 14। और प्रॉब्लम नंबर थर्ड बॉडी सेंटर्ड है, जैसा कि अभी समझाए। बॉडी सेंटर्ड में एटम कॉर्नर के अलावा एक बॉडी में होता है, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कहां कहां से आएगा? 8 कॉर्नर से और एक जो बॉडी में 8 + 1, यानी टोटल 9। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1.12, ए क्यूबिक सॉलिड। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स P and Q। ए क्यूबिक सॉलिड है जो P and Q से मिलकर बना है। एटम्स Q आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब एटम्स क्यूब के कॉर्नर पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, एटम Q जो है कॉर्नर पर है, एंड P एट द बॉडी ऑफ द बॉडी सेंटर्ड। P जो है बॉडी सेंटर्ड में है। वास्तव में इसमें भी
आप देख रहे हैं P बॉडी सेंटर्ड में है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q, और कोऑर्डिनेशन नंबर P और Q का क्या होगा ये निकालना है। तो चलते हैं, एक बार फिर से बता दें, इस तरह का सिचुएशन है, एक यूनिट सेल है जिसमें P टाइप के एटम बॉडी में है और Q टाइप का एटम जो है वो कॉर्नर पर है। तो Q टाइप का एटम कॉर्नर पर है और P टाइप का एटम बॉडी में है, तो इसके कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है और साथ ही साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यही समझ लीजिए, ये ऊपर से 4 स्फीयर और नीचे से 4 स्फीयर के कांटेक्ट में होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। और अब इसका फुल कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि हमने बताया था कि कॉर्नर पर कोई एटम आता है तो 1/8 पार्ट लेकर आता है अपना, और फेस पर आता है तो 1/2, और बॉडी में आता है तो 1। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यहां कैलकुलेशन कंप्लीट किया जाएगा। तो बताइए, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ Q टाइप एटम, Q टाइप एटम्स, Q टाइप का एटम्स का संख्या क्या होगा। तो ये कॉर्नर पर आ रहा है और कॉर्नर पर आने वाला 1/8 लेकर आता है और कॉर्नर की संख्या 8 होती है, तो Q टाइप का एटम हो गया 1। और अब नंबर ऑफ P टाइप एटम्स, तो P टाइप का एटम कहां आया है। P टाइप का एटम P एट दी बॉडी सेंटर्ड, बॉडी में, तो बॉडी में आया है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। तो इस तरह से द रेशियो ऑफ एटम ऑफ P एंड Q, P और Q के एटम का रेशियो 1:1। हेंस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल PQ, यानी P1 Q1। इट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल PQ। तो ये था आपका आज का क्लास। आप लोग को ये बता दे कि इस 12 जून को यानी फ्राइडे को 11th क्लास का फ्रेश बैच ऑनलाइन क्लास के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th क्लास में कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स को अच्छी तरह नहीं पढ़े, तो ये एक अच्छा मौका है घर पर रहकर पढ़ाई करके और पीछे का भी कंप्लीट करने का, ताकि और अदर कॉम्पिटिशन्स जो भी है उन सभी का एक बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोग इस क्लास के माध्यम से कर सके। और जो भी आपके रिलेटिव्स या कोई भी 11th क्लास में है वो घर बैठे आसानी से सुगमता पूर्वक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। क्लास का टाइमिंग भी बहुत जल्द फिक्स किया जाएगा। थैंक यू।